जम्मू एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुट गई हैं। हमले की साजिश के पीछे लश्कर और जैश का हाथ हो सकता है। इब्तदाई जांच के मुताबिक सरहद पार से छोटी जसामत के ड्रोन आए थे। आईएएफ ने इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस जराये ने कहा है कि जम्मू एयरपोर्ट पर पुरअसरार धमाकों के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुपों का हाथ हो सकता है। धमाकों के सिलसिले में जम्मू पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जम्मू के एसपी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। एसपी सतह के अफसरान पर मुश्तमिल एनआईए की 2 टीमें जाए वकू पर पहुंची थीं और इस मामले में अभी छानबीन का अमल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे गश्ती पार्टी को मुश्तबा शय नजर आई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद को हल्की चोटें आई। एक धमाके के नतीजे में इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हैंगर यानी वो जगह जहां हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं, उससे बिल्कुल करीब ये धमाके हुए। धमाके में किसी दिफाई तंसीब पर यह अपनी नौयत का पहला हमला है। जराये के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए यहाँ आईईडीज गिराए गए। एक ड्रोन पर 5 किलोग्राम की टीएनटी से बनी आईईडी नस्ब थी। ताहम एनएसजी और दीगर एजेंसियां इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड हमला किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिजाया के आला हुक्काम से धमाकों के सिलसिले में बातचीत की है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू में लश्कर के एक ऑपरेटिव के कब्जे से 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद करके दहशतगर्दों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। 22 साल के नदीमुल हक नाम के मुश्तबा दहशतगर्द को जम्मू पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। वो बानेहाल का रहने वाला है। इससे कई घंटों पूछताछ की गई। जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाके में करीब 5 से 6 किलोग्राम की आईईडी नस्ब करने का काम नदीम को सौंपा गया था। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हलाकत और तबाही मचाने के मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। एनआईए भी नदीम से पूछताछ कर सकती है। जम्मू पुलिस 2 मजीद मुश्तबा अफराद को भी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे तफ्तीश में एयरपोर्ट हमले के मजीद पहलू उजागर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी में मुबैना तब्दील मजहब मामले में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि तब्दील मजहब पर सियासत हो रही है। वहीं सवाल किया कि जिन लोगों का मजहब तब्दील किया गया उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। मजहब तब्दीली मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर जमात इस्लामी हिंद ने एतराज़ जताया है। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, जिस तरह से कार्रवाई हो रही, आखिर आपको क्या एतराज़ है इस पर? देखिए, अगर कोई काम वाकई कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है तो पुलिस को पूरा इख्तियार है वो कार्रवाई करे। मगर जिस तरह से ये मीडिया में चलाया जा रहा है और जिस तरह हमारे वज़ीर आला यूपी के ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे ऐलानात धमकियों की शक्ल में कर रहे हैं और एक पूरा मामला बनाया जा रहा है, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस मामले को बता रही है, पर्दाफाश कर रही है, जोर ज़बरदस्ती की जाती थी, तमाम बातें कर रही है, लालच दिया जाता था, फंडिंग होती थी, एएसआई और दूसरी एजेंसियों से भी इस मामले को जोड़ा गया। अगर ये जांच हो रही है तो इसमें जांच हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं, मगर जांच तो अभी हो ही रही है ना। अभी तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनका रिमांड लिया है। रिमांड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही होगी। पूछताछ से पहले ही इतना बड़ा आप शोर मचा रहे हैं तो साफ नज़र आ रहा है कि इंटेंशन और इरादे कुछ और हैं। भाई, जांच तो खामोशी से की जाती है। जब सारी जांच हो जाए आप कोर्ट में पेश कीजिए। इसको मीडिया में चलाने के पीछे और मीडिया को इतना जो एक ख़ास मीडिया है वो इसको इतना उछाल रहा है, उसके पीछे साफ तौर पर यूपी में इलेक्शन का माहौल बनाना, यूपी में नफ़रत के माहौल बनाना। और चूँकि यूपी इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास सवालों के जवाब नहीं हैं और जो इश्यूज़ हैं जनता के, उन इश्यूज़ के बारे में
वो ठीक से लोगों के सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों का जबरन मजहब तब्दील कर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, तो इसमें तो रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये तो कहानी है ना, ये तो शोर शराबा है। असल चीज़ तो आप तय करेंगे ना। अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई और कि ज़बरदस्ती हुआ है या नहीं हुआ है। और मीडिया जो है, मीडिया का बड़ा हिस्सा उन लोगों से बातें कर रहा है जो उनके घर वाले हैं या मीडिया के दूसरे लोग हैं या और लोग हैं। भाई आप उन लोगों से बात कीजिए ना जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, उनसे आप बात कीजिए। अगर वाकई ज़बरदस्ती किसी ने की है तो उसके लिए कानून मौजूद है। उसके लिए ये पूरा मीडिया में माहौल बनाना और इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करना, और अभी जांच शुरू भी नहीं हुई, अभी तो तफ्तीश ही चल रही है। उससे पहले बड़ी बड़ी कहानियां आप चला रहे हैं, तो साफ नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। ये सिर्फ, और अब इस वक्त चलाना, ये कोई आज का वाक़या है या कोई अभी की चीज़ें हैं जो अभी चीज़ें हुई हों, तो ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है, यूपी इलेक्शन की। और मुझे लगता है कि जनता, आवाम सब इसको समझ रही है। और ये धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाना, इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, ऐसा लगता है। आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों का मजहब तब्दील हुआ उन लोगों से बात की जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए? नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज कौन किसका मजहब ज़बरदस्ती तब्दील करा सकता है? मैं बताऊं, ये मुमकिन ही नहीं है जमहूरियत में ज़बरदस्ती किसी का कोई मजहब तब्दील कराए या लालच दे के कोई कराए तो दोबारा वो अपने वापस आ सकता है, पैसा भी ले लेगा वो और वापस भी अपने मजहब में आएगा। कौन रोक सकता है उसको? तो जब संविधान एक हर शहरी को, नागरिक को यह आज़ादी देता है कि वो अपनी पसंद का मजहब भी अख्तियार करे, अपनी पसंद का विचार भी रखे, अपनी पसंद की पार्टी में रहे। लोग एक पार्टी में आते हैं, दूसरी में जाते हैं, रोज़ बदलते हैं, तो ये तो अधिकार है लोगों का कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें। तो इस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? शुक्रिया। तो ये तमाम एतराज़ात हैं और वो सीधी बात ये है कि इंजीनियर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन लोगों को सामने लाया जाए जिन लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है, इसको साबित किया जाए। बल्कि इस मामले में फिलहाल जांच हो रही है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में कोरोना की टीकाकारी मुहिम जारी है। वक्फ इदारे भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु में हजरत हमीद शाह, हजरत मुहिब शाह दरगाह कमेटी के तहत मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी मज़ाहिब के लोगों ने यहाँ पहुँचकर कोरोना की पहली खुराक ली। मुकामी MLA उदय गौड़ाचार्य ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। वक्फ इदारे के सदर GA बावा ने कहा कि हजरत हमीद शाह प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हर दिन कोरोना के टीका लगवाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक रोज़ा कैंप मुनक्किद हुआ। जो वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, मेरा विनती है आप सब वैक्सीनेशन तुरंत लीजिए ताकि आप सब कोविड फ्री होए। आज ये अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, तो एक बहुत बड़ा अभियान। अभी मैं पूछ रहा था हमारे बाबा साहब से सबसे कि कितने लोगों को देते हैं आप वैक्सीनेशन। वो बोले जितने लोग आवे सबको देंगे, तो सब इसका उपयोग ले और सब लोग वैक्सीनेशन लगाएं, ये मेरा विनती है। हमारा इधर अर्बन हेल्थ सेंटर है, हमारा लोकल MLA श्री गौड़ाचार्य है, वो पूरा मदद करे। इधर क्या भी कोई काम करने के वास्ते भी बोले, इसके वास्ते ये कैंप आज स्टार्ट करे। कैंप अच्छा तरफ से बहुत लोग अभी 200-300 मेंबर्स अभी आ रहा है, आए इधर भी है। सो पूरा लोगों को भी ये वैक्सीन डालने को हम सोच रहे हैं, वो कोशिश भी होता है पूरा। कर्नाटक के रायचूर शहर के मिली रहनुमा और सीनियर कांग्रेस लीडर MK बाबर ने अब्दुल्ला खान मस्जिद कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की मिलत इस्लामिया से अपील की है। अब्दुल्ला खान मस्जिद में आज मुकामी समाजी कारकुनों और नौजवानों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रायचूर का अब्दुल्ला खां कब्रिस्तान का शुमार शहर के कदीम कब्रिस्तानों में किया जाता है और कब्रिस्तान की कई एकड़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। इसी तरह बाज़ लोग कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए रुकावटें भी डाल रहे हैं। MK बाबर ने कब्रिस्तान के मसले के ताल्लुक़ से रायचूर ज़िला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देने का भी फैसला किया है। लोगों का ओपिनियन लेने के लिए पूरे यहाँ के मुसल्ले भी है, कुछ मुसल्ले भी है, नौजवान भी है, नीम भाई आए, सब जने मिलकर
एक उनका सब राय मशवरा लेने के लिए आज एक मीटिंग बुला के, तो मीटिंग में ऐसा हो गया तो कानून के जरिए जो भी बचा है हमारा कब्रिस्तान उसके बचाने के लिए कोशिश करेंगे बोल के बहुत सारे वो राय मशवरा करें और कानून चौकट में हम इसके लिए फाइट करेंगे, मेमोरंडम देंगे, डीसी देंगे, एसपी साहब को देंगे, यहाँ बहुत चौफेरी हमारे लीडर्स आए उनको भी बोलेंगे। वो 5 एकड़ में ऑलरेडी 2 एकड़ कब्जा हो गया दूसरे ले लिए क्या पहले 85-86 से पहले, उसके बारे में हम आवाज़ नहीं उठाते। जो अब बचा 3 एकड़ चिल्लर उसको बचाने के लिए संभल से रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने आबादी पर काबू पाने वाले कानून पर तबसरा किया था और कहा था कि बच्चे कुदरत की देन है। इन्होंने कहा था कि यूपी में इंतखाबात के पेश नज़र आबादी पर काबू पाने से मुताल्लिक कानून बनाने की बात की जा रही है जिससे माहौल बनाया जा सके। शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बैनुल-अक़वामी जूना अखाड़ा के तर्जुमान महेंद्र नरेंद्र गिरी ने रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क बेतुकी बात कर रहे हैं। एक ज़माने से एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं, ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निज़ाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको सारे इंसानों को पैदा किया है, उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस पॉलिसी में ठीक है इसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है, लेकिन इसमें हमें कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक़ हासिल नहीं है। देखिए विशेष रूप से हमेशा से हिंदू समाज तो हमेशा से अपना बहुत समय से पालन कर रहा है कि 2 बच्चों कहीं जो है ज़्यादा बच्चों का नहीं, विशेष करके मुस्लिम समाज है और अन्य जो धर्मावलंबी है वो लोग जनसंख्या बढ़ाने का पूरा हमेशा चिंता रहती है। हमारा भारत देश में सभी नागरिक सामान्य हैं। एक तरह से देखिए कि रहमान जो है वो संभल का संसद है, लोकसभा का सदस्य है, भारत का संविधान का शपथ लिया है और वो बेतुकी मूर्खता वाली बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं लोकसभा में और तो विशेष रूप से जो है हमारा एक तरह से भारत का संविधान का। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पहाड़ी शरीफ वादी हुदा में जमात इस्लामी हिंद की निगरानी में मुस्लिम जनरल अस्पताल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुफ्ती सादिक मुहिद्दीन और दीगर मौजूद रहे। रियासती सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि जमात इस्लामी की इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ने जामिया दारुल हुदा के कैंपस में 50 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी हैदराबाद की एक कदीम NGO है जो 1970 से फलाही काम कर रही है। सोसाइटी के तहत हैदराबाद में मुस्लिम मैटरनिटी, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, स्कूल और दीनी दरसगाह जामिया दारुल हुदा काम कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है, पहले से चल रहा है, अब उसको एक नई शक्ल दी जा रही है, उससे बेहद खुशी और मसरत है। इस वक्त अफसोस की बात है कि इलाज जो असल में सर्विस है, खिदमत है, वो सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ी तिजारत बन गई। ऐसे हॉस्पिटल अगर हमारे समाज में काम हो जाए तो इंशाअल्लाह इस तसव्वुर को तोड़ने की ताकत हम लोगों में पैदा होगी और जो समाज के गरीब लोग हैं वो भी अपने इलाज के बारे में सोच सकेंगे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और ये इलाक़ा गरीब मुसलमानों का इलाक़ा है। मैं समझता हूँ कि यह हॉस्पिटल उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित होगा और जो सहूलतें इसके अंदर मुयस्सर हैं, फराहम की गई हैं, वो किसी कारपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह काम करेंगे। एक जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट होगा, दूसरे गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, तीसरे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होगा और चौथे पल्मोनोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा। ऑफ़र रखे हैं तमाम लोगों के लिए। लैब टेस्ट का एक पैकेज है जिसमें CBP, RBS, FBS, PLBS, CUE, ब्लड यूरिया, सेरम कैरेंटाइन, ब्लड ग्रुपिंग, ECG, थायराइड प्रोफाइल T3, T4 एंड TSH
और LFT जो लीवर का टेस्ट होता है, टोटल बिलिरियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरियम, SGOT, SGPT, ALP, टोटल प्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड AG रेशियो, लिपिड प्रोफाइल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स एंड टोटल HDL कोलेस्ट्रॉल, फिर HbA1c, ये सारे टेस्ट जो तकरीबन 3000 इसकी लागत होती है, हमने 5 जुलाई तक के लिए इसको सिर्फ 950 रुपये रखा है। लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये टेस्ट हो रहे हैं। साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल वाहिद ओवैसी की 40वीं बरसी आज मनाई गई। MIM दफ्तर दारुस्सलाम में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने MIM लीडरों के साथ मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख्वानी की और चादर और गुल पेश किए। बरसी के मौके पर तलबा और तालबात के लिए तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। वाज़ेह है कि साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में शामिल होने के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस का अहया किया। इन्होंने मुसलमानों के मसाइल के लिए जद्दोजहद की। आज मजलिस ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार असम्बली में अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करवाया और दीगर रियासतों के बल्दियात में MIM के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर व काबीनी वजीर जयंत पाटिल इन दिनों रियासत के दौरे पर है। इनका ये दौरा पार्टी कारकुनान से तबादला ख्याल करने और अलग अलग मुकामात के मसाइल जानने और इन्हें हल करने के लिए चल रहा है। इसी के तहत जयंत पाटिल नांदेड़ भी पहुंचे। यहाँ इन्होंने MGM कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें इन्होंने अपनी वजारत की कारकर्दगी की तफसीलात बताई। सिंचाई के बारे में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे कामों को उजागर किया। इस दौरान इनसे मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में भी एक सवाल पूछे जाने पर इन्होंने वही पुराने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और NCP ने जिस तरह 2014 में मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कानून को मंजूरी दी थी, उसी तरह इस मरतबा भी मुस्लिम रिजर्वेशन का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। कि जो 2014 के पहले मुस्लिम आरक्षण को हमने देने के लिए निर्णय लिया था, जो बीच में 5 साल में बीजेपी की सरकार जो आई उसने उसको टाल दिया, उसके बारे में फिर एक बार गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अभी ये कोरोना के तकलीफ से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी तो ऐसे सारे मूलभूत प्रश्न जो महत्व के हैं वो हम उठाएंगे। आवश्यकता अनुसार हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। शिवसेना, कांग्रेस और हम साथ में बैठ के उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर कानपुर में हैं और उन्हीं सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात करें जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार थी। उन 52 लोगों में एक शाहिद कामरान भी हैं जो कई सालों से तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद शाहिद कामरान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कानपुर में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दौरे पर हैं और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की जिनमें उनके पुराने साथी और समाज सेवी थे। उनमें से एक शाहिद कामरान जी जो अल्पसंख्यक तबके से एकमात्र समाज सेवी थे जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुलाकात की और क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या कहा। कामरान जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आपने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, क्या बात हुई, किस तरह से मुलाकात हुई और आपने क्या अपनी बात रखी? मेरे पास कल राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलना चाहते हैं और आज के दिन का उन्होंने स्लॉट दिया मुझे 11:50 से लेके 12 बजे के बीच में मुझे सर्किट हाउस में बुलाया। तो जिस वक्त फ़ोन आया उसी वक्त से मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन साहब के पास मेरा नाम कैसे गया है। तो वही जिज्ञासा लेके आज मैं उनके पास गया था। एक रोड मैप लेके गया था कि कानपुर में एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है। उस रोड मैप के साथ सबसे पहला सवाल मैंने उनसे सर से यही कहा कि मेरा नाम कैसे सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल और आपके कार्य जो थे उसको देखते हुए मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने OSD को बोला था कि इनको कामरान साहब को वहाँ पर बुलाइए, उनसे बात करनी है। फिर हमने एक बुकलेट दिया उनको रोड मैप का। उसके बाद उन्होंने पूरा हमारा प्रोफाइल उसको अध्ययन किया और उसमें से हमारे 3-4 पॉइंट्स हमारे कानून ने दिए थे कि जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कानपुर में होना चाहिए और एजुकेशन का एक हब होना चाहिए और रोड जो कानपुर लखनऊ के बीच में एक एक्सप्रेस वे का होना चाहिए। उन 2 पॉइंट में से उन्होंने सर ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक जो तीसरा पॉइंट था हमारा एजुकेशन का कि कानपुर में एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए अपना एजुकेशन के लिए, जो वीकर सेक्शन के एजुकेशन के लिए है उनके लिए एक सेंटर
सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, जिसमें तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। उसका हब कानपुर में, बल्कि यूपी में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो उनके लिए तो तब उन्होंने जैसे ही पढ़ा, कहने लगे यही मेरे भी इच्छा है कि कानपुर में इस तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हब होना चाहिए। जो सारा वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुझे डिटेल्स प्रोग्राम लेके राष्ट्रपति भवन का भी निमंत्रण मुझे दिया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि शाहिद कामरानी जी ने बताया कि शिक्षा के लिए जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, जो चीज़ें उन्होंने तैयार की है, जो उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंपा, उसे देखकर उन्होंने सहमति जताई है और उन्हें राष्ट्रपति भवन भी बुलाया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।